कल्याण बनर्जी इशारा किए जा रहे हैं टीएमसी वालों को कि पहुंच जाओ, कूद जाओ, बस चले तो माइक भी तोड़ दो। तो एक सांसद ने क्या किया कि ये तो मैं एक मंत्री जी के दफ्तर में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार सीबीआई के दफ्तर के बाहर लिखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बोले यार यहाँ एक बोर्ड लगा देना चाहिए, कृपया करके अभी यहाँ पे भ्रष्टाचार के केस मत लाइए, अभी हम अपने भ्रष्टाचार के केसों में थोड़े से बिजी हैं। उन्होंने खुद ईडी को फोन करके बोला कि मैं आ रहा हूँ पूछताछ के लिए। ईडी के जो अधिकारी थे उनके हाथ पांव फूल गए कि भाई अभी तो हमने समन भेजा ही नहीं। हेमंत सोरेन गिरफ्तार, जो अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए गए थे वो मेरे पहचान के थे, तो मैंने उनसे पहले के जा रहे हैं मुझे जानकारी थी और मुझे उन्होंने न्योता भी दिया था कि आप भी आइए। क्या करें, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। अब जो लेके आएंगे करना ही पड़ेगा। मैं सर कैमरे पे बोलता, कैमरे पे नहीं बोलेंगे। तो बीजेपी के नेता भी बेचारे जो हमारे साथ खड़े थे साइड हो गए। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े नेता थे जो कि तो, और वो दन्नाते हुए गए और अमित शाह के अंदर। तो बीजेपी के नेता ने बोला देखो भाई जब हो तो ऐसा हो। सर इस बार तो आपने पूरा टेक ओवर कर लिया, हीरो तो आपके नेताजी बन गए। तो उनके सांसद कह रहे राहुल गांधी किसने रोका था, आ जाते, ज्यादा फिट की बात करते हैं वो। और सीपी राधाकृष्णन मंत्री नहीं बने, तो अटल जी ने उनसे पूछा भाई ये क्या है, मिसप्रिंट। तो उन्होंने कहा साहब फोन ही नहीं आया। तो मुझे किसी ने बताया, सीनियर अफसर ने, कि जिन्होंने विरोध किया उनको अमित शाह जी ने सीधा अंडमान भेज दिया। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। चेक चेक चेक, ऑडियो 1 2 3 चेक चेक चेक, SIR। हेलो चेक, माइक चेक, मंजीत नेगी बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। ऑडियो चेक 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑडियो चेक 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 चेक, सब चेक हो गया, सब चेक हो चुका है। चलिए सब चेक है, चल। आप लोग भी आ चुके हैं। वेलकम, आदाब, नमस्कार। आप लोगों ने हम लोगों को बहुत प्यार दिया है। हमारी जो क्लिप्स हैं काफ़ी वायरल हो चुकी हैं, पॉडकास्ट भी कई सारे लोग देख रहे हैं। छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आज तक रेडियो पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारी क्लिप्स। अगर आपको हमारी क्लिप्स पसंद आती हैं तो उनको लाइक करें और उनको शेयर भी करें। आज तक रेडियो पे आप हमें देख और सुन सकते हैं और स्पॉटिफाई पे भी अब हमारा ऑडियो आने लगा है। ये हफ्ता आखिरी हफ्ता था संसद का। संसद के अंदर और बाहर काफ़ी युद्ध देखने को मिला। बहुत सारे नेता खुश थे, बहुत सारे नेता बहुत नाराज थे और अब बहुत सारे नेता कंफ्यूज होके गए हैं जिस तरीके के बिल्स इस बार टेबल किए गए हैं। कहीं ना कहीं नेताओं में, विपक्षी नेताओं में खास तौर से थोड़ा सा एक डर बैठ गया है, लेकिन सत्ता पक्ष को लगता है कि बहुत ज़रूरत थी या एक ज़रूरत आ गई थी जिस तरीके के बिल्स लेके आए उनके लिए। तो पीछे की कहानी क्या है, मकर द्वार पे क्या चकल्लस हुई, किसने किसकी टांग खींची, खाना किसने किसके साथ खाया और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण खाना किसने किसके साथ नहीं खाया। हम सब आपके साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष मिश्रा जैसे कि आपको पीछे की कहानियां बताते हैं, मकर द्वार पे बुलंद खड़े रहते हैं। मंजीत नेगी अंदर रहते हैं और सब चुपचाप ऑब्जर्व करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में पीछे क्या चल रहा है ये हिमांशु मिश्रा जी से छुपा हुआ नहीं है। और ईडी के अंदर इस समय ब्यूरोक्रेट्स क्या सोच रहे हैं, अगर पत्ता भी हिलता है तो मुनीश पांडे को पता चल जाता है। शुरुआत करेंगे जो सबसे बड़ी चीज़ हुई, क्योंकि विजुअल्स जो सामने आए वो थे जिस तरीके का प्रोटेस्ट विपक्ष ने लोकसभा के अंदर किया जब गृह मंत्री अमित शाह बिल्स के बारे में खड़े होकर उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। हिमांशु जी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, सरकार तैयारी तो काफ़ी टाइम से कर रही थी, क्या थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेड था कि विपक्ष इतना अग्रेसिव हो जाएगा? देखिए, सरकार की तैयारी जो है, जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए या उनसे पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल गए, तब सरकार इस बिल को लाना चाहती थी, लेकिन वो तब उस कारण नहीं लेके आ पाई कि भाई अगर वो बिल आए तो ऐसा लगेगा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये बिल है और एक नरेटिव बिल्ड होगा कि आप उनको मुख्यमंत्री से या मंत्री पद से या उप मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कोई भी राजनेता जो मुख्यमंत्री या मंत्री हो, सांसद एक जेल में है अभी, जेल में हो किसी इंक्वायरी के, ईडी सीबीआई के कारण, ऐसा नहीं है। इसलिए सरकार ये बिल लेके आई। सरकार की मंशा बिल लाने की है, लेकिन पास नहीं करा सकती सरकार। ये खेल है, सरकार जानती है, क्योंकि नैरेटिव आपको बिल्ड करना है कि करप्शन पे कौन किसके साथ है और करप्शन के पक्ष में या करप्शन के खिलाफ, या क्रिमिनल है या क्रिमिनल नहीं। इन सब चीज़ों को देखने पे बिल के अंदर प्रोविज़न क्या है, 5 साल से ज़्यादा सज़ा। आप 30 दिन जेल में अगर हैं तो 31वें दिन आपके लिए किसी को रिकमेंडेशन नहीं करने पड़ेगी।
मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को आपको मंत्री पद से हटाने के लिए, या मुख्यमंत्री अगर जेल में है तो उनके लिए, या प्रधानमंत्री है, कोई भी हो, 31वें दिन वो बर्खास्त हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसमें किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान में संशोधन है 130वां। संविधान में संशोधन की एक प्रक्रिया है, सदन में लाके जब आप लाते हैं 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा में उसको पास करना है। सरकार के पास नंबर नहीं है। लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो 368 सांसदों की जरूरत होगी आपको ये बिल पास कराने के लिए। लेकिन उसमें एक चीज़ और है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए सदन के अंदर उसकी 50% से ज़्यादा प्रेजेंस हो और उसका 2/3 हो तो भी बिल पास होता है। यानी आपको 50% से ज़्यादा अटेंडेंस यानी सांसदों की मौजूदगी होनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में। तो राज्यसभा में आपको जब ये बिल पास कराना होगा तो 163 लोगों की जरूरत होगी 2/3 के लिए। तो 50% हो यानी 125 सांसद हो और उसमें 2/3 आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी के पास 128 सांसद हैं, 4 सांसद और उनको आ सकते हैं। लेकिन सरकार ये बिल लाने से पहले लिस्ट जब किया बिजनेस में, उस पर लिख दिया कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर होगा। अमूमन ऐसा नहीं होता है। 4 सांसद कौन आ सकते? बहुत से हैं उसमें, कोई इंडिपेंडेंट हैं, नॉमिनेटेड होते हैं वो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सर नॉमिनेटेड भी हैं, कई छोटी पार्टियों के सांसद होते हैं, वो सरकार के साथ नहीं होते हैं लेकिन साथ आते हैं। ये हर सरकार में होता है, जो सत्ता में होता है उसके साथ ऐसा ही होता है। उसको इस तरीके के जो फ्लोटिंग वोट कहते हैं ना आप चुनाव में, वो उसके साथ ही होते हैं। कई बार वो वोट नहीं करके भी काम कर देते हैं, एब्सेंट कर जाते हैं। तो वैसे कई सांसद पुराने में रहे हैं, उस पर खैर लंबी डिबेट हो सकती है। तो सरकार की मंशा ये है कि अपोजिशन को ये बताना कि करप्शन पे आप क्या हैं। आपका अगर कोई व्यक्ति, किसी ने क्राइम किया है, अपराध किया है और उसकी सजा है और वो जेल है, तो उस पर एक तरीके से SIR के खिलाफ एक नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है। ये बिल अगर सरकार लेके भी आएगी तो अभी तो नहीं आएगी क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आनी है लगभग 3 महीने। ये भी मान सकते हैं कि आप शीतकालीन सत्र में आएगी ये बिल आ सकता है। अब क्योंकि सरकार को ये लाना था और वो बिल लेके आए, बड़े गुपचुप तरीके से लेके आई। हम सब जानते हैं, एक दिन पहले नरेटिव बिल्ड होने लगा, फिर आया कि भाई ये बिल है। उसमें क्योंकि 3 बिल है, एक यूनियन टेरिटरी के लिए, एक जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक होता है और एक फुल स्टेटहुड के लिए। अब जिस घटना का जिक्र ऐश्वर्या कर रही हैं कि लोगों ने बिल कॉपी फाड़ी, गृह मंत्री के सामने आ गए, इससे पहले प्रधानमंत्री के सामने भी आए कई बार। प्रधानमंत्री ने हिबी हेडन है कांग्रेस के सांसद, उनको पानी पिलाया था कि आप बहुत ज़्यादा चीख चिल्लाट कर लिए, पानी पी लीजिए, आप थक गए हैं। तो ये होता है। विपक्ष का मेन इशू SIR नहीं था वहाँ पे, उनको ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा करनी थी वो हो गई। तो सबको ये कह सकते हैं, सब अपने अपने स्कोर करके घर चले गए। अब अगली बार क्या होगा नहीं होगा वो देखना है। मेरे लिए सबसे क्योंकि HM बोल रहे थे तो हम गैलरी में बैठे हुए थे, इस बार ऐसा लगा कि TMC शुरुआत से ही तैयार थी। सुबह मकर द्वार के ऊपर महुआ मोइत्रा, अमूमन सिर्फ PTI को ही बाइट देते हैं TMC वाले, बट सबको बाइट दिया TMC वालों ने कि नहीं हम इसको आने ही नहीं देंगे। तो वो सुबह से तैयार थे कि आज इस पे जमकर हंगामा करेंगे। कल्याण बनर्जी भी मानसिक तौर पे तैयार थे। कांग्रेस थोड़ा सा बैकफुट पे थी। प्रियंका गांधी खड़ी ज़रूर अपनी जगह हुई, बट वो वहाँ से 2 कदम आगे नहीं बढ़ी। जो लोग एकदम आगे की तरफ बढ़े TMC वाले, और वो एकदम होम मिनिस्टर के जैसे आप कह रहे थे कि वो एकदम फेस पे आ गए और वहाँ से पेपर फाड़ रहे हैं। KC वेणुगोपाल, बाकी कांग्रेस वाले एक दूसरे को देख रहे हैं कि हमें जाना है कि हमें नहीं जाना है। कल्याण बनर्जी इशारा किए जा रहे हैं TMC वालों को कि पहुंच जाओ, कूद जाओ, बस चले तो माइक भी तोड़ दो। KC वेणुगोपाल खड़े हुए, थोड़ा अपना बोला और वहीं पे पेपर फाड़ दिए। तो वो क्यों मिल गया फिर बाकी सांसदों को, कांग्रेस वाले, कि हमें भी खड़े होकर अपनी जगह ही फाड़ना है। एक इंटरेस्टिंग बात, 2 बजे स्थगित हुआ लोकसभा इतने हंगामे के बीच। सुकांदा मजुमदार खड़े हैं, कल्याण बनर्जी खड़े हैं और सब जा चुके हैं धीरे धीरे करके। MPs adjourn हो रहा है और ये दोनों खड़े होकर बंगाली के अंदर लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे फ्लोर पे। वो कह रहे तुम गलत बोल रहे थे, सुकांदा मजुमदार कल्याण बनर्जी को बोल रहा है तुम गलत बोल रहे थे। कल्याण बनर्जी अपनी छाती पे ऐसे इशारा कर रहा है कि यहीं करूँगा, यहीं करूँगा। 10 मिनट तक इनकी आपस में लड़ाई चलती रही बंगाली में। तो उस दिन TMC का जो रुख था वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था।
तुम मुनीश ईडी कवर करते हो, क्या ईडी में भी हलचल है इसको लेके? देखिए, ये ना बिल लाने के पीछे थोड़ा बहुत ईडी का भी हाथ है। ईडी ने भी अपने जो इनपुट्स थे, खास करके पिछले 1-2 साल में जो हुआ है उसको लेकर सरकार को दिए हुए थे। अगर आप देश के इतिहास की बात करेंगे तो पिछले 79 ईयर्स में किसी भी अगर मिनिस्टर को या सीएम को किसी एजेंसी ने गिरफ्तार किया हुआ है तो मोरल ग्राउंड पे हर एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया हुआ है। लेकिन पिछले 2 साल में ऐसा देखा गया कि जब कुछ खास करके दिल्ली के जो मिनिस्टर थे, अरविंद केजरीवाल या सत्येंद्र जैन की अगर बात करें तो इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। तो कल मेरी एक ईडी के अधिकारी हैं, बहुत सीनियर अधिकारी, उनसे मेरी बात भी हो रही थी। तो उनका ये कहना था कि देखिए, आज की तारीख का जो पॉलिटिक्स है वो पहले के पॉलिटिक्स से बदल चुका है। तो उन्होंने खुद एग्जांपल देते हुए बताया कि पहले अगर मीडिया में किसी व्यक्ति का सिर्फ नाम आना शुरू होता था कि इनके खिलाफ में कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है या कोई करप्शन का एलिगेशन है तो वो रिज़ाइन कर देते थे। हमारा देश ऐसा है कि चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो, इस देश में प्रधानमंत्री भी गिरफ्तार हुई हैं। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री रहते नहीं किया। प्रधानमंत्री रहते हुए नहीं हुई थी, लेकिन मतलब हाँ, टर्म उनका चला गया था। तो गिरफ्तारियां यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की हुई हैं। सीबीआई जयललिता को भी गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। तो तमाम तरीके की अलग अलग एजेंसियां जो हैं वो कार्रवाई जब भी पहले हुई है तो लोगों ने मोरल ग्राउंड पे अपना रिज़ाइन दे दिया हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो एक बड़े संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से ये इनपुट सरकार को भी गया हुआ था कि देश के कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी की गिरफ्तारी अगर भ्रष्टाचार जैसे सीरियस मामले में भी हो जाती है तो उसमें उसको उस पद से हटाया जा सकता है। वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। एजेंसीज के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वहीं से इसकी शुरुआत हुई और उन्होंने सरकार को भी इसके बारे में जानकारी दी थी कि इस तरह का कोई प्रावधान है नहीं। हालांकि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि कोई छोड़े या उसको उसके पद से हटाया जाए, जैसा हिमांशु ने भी थोड़ी देर पहले बोला। ऐसी कोई मंशा थी नहीं उसमें। लेकिन एक जो रहता है कि आप चूंकि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हो, जनता ने आपको चुना हुआ है, जेल के अंदर से सरकार आप कैसे चलाएंगे। उसमें एक रीसेंट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। सेंथिल बालाजी की हाल ही में ईडी ने गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी करने के बाद उन्होंने भी तय किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सेंथिल बालाजी को बोला कि या तो आप रिज़ाइन करिए, नहीं तो आपकी बेल हम कैंसिल कर देंगे। यानी कि आप जेल के अंदर से सरकार नहीं चला पाएंगे। तो ये 2-3 एग्जाम्पल जो थे ना, उन्होंने मेरे ख्याल से, इसमें आप लोग बीजेपी कवर करते हैं तो आप शायद ज़्यादा बता पाएंगे, ये 2-3 जो इनपुट थे उसके आधार पर सरकार को शायद लगा कि इस तरह के कानून लाने की ज़रूरत है, जिसके बिना पर अगर कोई भ्रष्टाचार के मामले में या कोई सीरियस अगर मामला होता है तो उस मामले में उसको पद से हटाया जा सके। दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिस अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं से मैंने ये भी पूछा कि जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि अगर इस तरह का कानून आ गया, आपको कोई सरकार को डिस्टेबलाइज करना है तो आप तुरंत उसको गिरफ्तार कर लोगे, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस तो होता नहीं है उसमें, ऐसे आरोप लगते हैं आप लोग के ऊपर। तो उनका सीधे तौर पे ये कहना था कि मुनीश, ऐसा कौन सा पिछला केस हुआ है जिसमें हमने बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार किया है। अगर पॉलिटिकल अरेस्ट हमारे होते, आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल अरेस्ट होते तो अरविंद केजरीवाल को हमने गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोई राहत उनको मिली नहीं थी। उसी तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, जितनी भी गिरफ्तारियां थी वो तो सबूतों के आधार पर हुई। तो उसमें आरोप कोई लगा सकता है। लोग यह भी बोल सकते हैं कि नहीं, बीजेपी या सरकार के कहने पर एजेंसियां चलती हैं, लेकिन ये तथ्य जो हैं वो सिरे से जो ईडी या सीबीआई के अधिकारी हैं वो तो खारिज करते हैं। हाँ, उनका ये भी कहना है एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन के बिना पर आप ये नहीं कह सकते कि कोई बिल ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा ख़राब है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि ये बिल कभी पास होने वाला है नहीं, जो हिमांशु भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, पास तो कभी होगा नहीं। तो तुम मुनीश ये कहना चाह रहे हो कि तुमने जिन ऑफिसर से बात करी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी कहीं ना कहीं या सीबीआई एजेंसीज जो हैं मानसिक तौर पे थोड़ा तैयार है कि शायद पास ना हो पाए। उनको पता है, क्योंकि अगर आज की तारीख की बात करें, और ये सीधा अंगगणित है इसमें,
आपके पास नंबर्स होने चाहिए, 2/3 नंबर तो होने चाहिए, 2/3 नंबर है नहीं। तो उस अधिकारी ने तो बड़े मजाकिया लहजे में बोला कि क्या बोला? ये जो सरकार बिल लेके आई है ये शायद सिर्फ हो हंगामे के लिए लेके आई है, पास तो इसको करवा पाना आज की तारीख में बेहद मुश्किल है। तो विपक्ष को थोड़ा मौका मिल गया है, थोड़ा मौका बाकियों को मिल गया है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी इन्होंने बोली है, देखिए 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, करप्शन को लेके ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी गई, ब्लैक मनी को लेके या बाकी चीज़ों को लेके लड़ाई लड़ी गई थी। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी गए, वहाँ पे भी उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट का नाम लिया कि क्रिमिनल नेता के अगेंस्ट में बिल लेके आ रहे हैं, उसको लेके जो लेफ्ट और कांग्रेस के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो कहीं लेकिन इसमें मुनीश सीबीआई और ईडी पर भी तो उंगली उठाई जाती है, केज्ड पैरेट कहा जाता है। केज्ड पैरेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, ईडी के ऊपर बार बार सवाल खड़े हुए हैं, उनको तो यहाँ तक बोल दिया गया है, कोई बोलता है एक्सटॉर्शनेट डायरेक्टर बोल दिया गया है, बीजेपी का ऑफिस भी बोला किसी को मॉन्स्टर भी बोला गया है, किसी ने मॉन्स्टर बोला है, बीजेपी का दफ्तर बोला गया है, बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं। लेकिन देखिए ये आरोपों से अलग एक तथ्य होता है, ठीक है। तथ्य ये है आज की तारीख में कि ईडी वो एजेंसी है जो जितनी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर 1-2 केसेस को आप छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल गिरफ्तारियों की बात कर रहा हूं, किसी को कहीं से राहत मिली नहीं है। कुछ नेता है जिनको राहत मिली, जैसे मैं संजय सिंह का नाम लूंगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी भी इसी ईडी ने की, 2 महीने के अंदर उनकी बेल हो गई। सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं बेल हुई? 1 साल से ज्यादा वो जेल के अंदर है। मनीष सिसोदिया को महीनों तक जेल में रहना पड़ा, अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रहना पड़ा। तो कहीं ना कहीं तथ्य तो जुटाए हुए हैं ना। और जिस अधिकारी की मैं बात कर रहा था, उनका तो दावा यह है कि जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर केस चल रहे हैं, उनके पास में इतने मजबूत सबूत हैं कि जल्द ही मनीष सिसोदिया का कन्विक्शन भी हो सकता है। हालांकि ये ईडी के उस अधिकारी का दावा हो सकता है, लेकिन उनका कहना है कि भाई सबूतों के आधार पर कार्रवाई है। ठीक उसी तरीके से सीबीआई की बात कर लीजिए आप, कन्विक्शन रेट ईडी का 93% है आज की डेट में। सीबीआई जो है 70% से ज़्यादा का उनका कन्विक्शन रेट है। तो कुछ ना कुछ तथ्य आधार होंगे, उसी के बेसिस पे ये कन्विक्शन आ रहा है। तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो तो इस बात से कहते हैं कि वो चूंकि जो सरकार आएगी उसी के जब केस्ट पैरेट वाला बात आया था तब कांग्रेस की सरकार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूपीए की सरकार हुआ करती थी। आज ईडी के ऊपर आरोप लगता है, आज बीजेपी की सरकार है। कल को अगर मान लीजिए कांग्रेस का आएगा तो फिर लोग बोलेंगे कि भाई कांग्रेस के कहने पे एक दौर आता है, कभी डीआरआई, कभी सीबीआई, कभी हाँ, एक एजेंसी को लेकर। एक चीज है ऐश्वर्या, क्योंकि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था, 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो सेंथिल बालाजी वाली जो बात कही, जब सेंथिल बालाजी का केस सुप्रीम कोर्ट गया उससे पहले वहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्होंने उनकी बर्खास्तगी का नोटिस दिया, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरवेंशन हुआ उसमें, और ये कहा गया कि अभी इसको ना किया जाए। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल से लीगल ओपिनियन ली जाएगी, उसके बाद इनकी बर्खास्तगी होगी, और उस बर्खास्तगी को रोका गया। दूसरा एक बड़ा छोटा किस्सा है, एक दौर था इसी सरकार में जब सीबीआई के ऑफिसर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के। सीबीआई वर्सेस सीबीआई था। तो मैं एक मंत्री जी के दफ्तर में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार सीबीआई के दफ्तर के बाहर लिखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बोले यार यहाँ एक बोर्ड लगा देना चाहिए, कृपया करके अभी यहाँ पे भ्रष्टाचार के केस मत लाइए, अभी हम अपने भ्रष्टाचार के केसों में थोड़े से बिजी हैं। तो बाकी समझदार को इशारा काफी रॉ भी था, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मेन केस मित्र भी हैं वो सभी नहीं, लेकिन सीबीआई वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। मैं कह रहा था कि जैसे हिमांशु ने कहा, मुनीश ने कहा, लास्ट के 2-3 दिन में तो हम सब देख रहे थे कि सब, चाहे विपक्ष के सांसद हों या सत्ता पक्ष के, सबको लग रहा था कि सेनेटाइज होने वाला है। मुझे लगता है कि ये इस बिल की बात करें तो मोदी जी का जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का जो नैरेटिव था, वो सब उनके लिए सबसे बड़ा ये मतलब बिल था कि भाई इसको लाया जाए। उनका लगभग उन्होंने जितने बड़ी बड़ी बातें की, लगभग सारी चीज़ों पे उन्होंने लगभग काम कर लिया। एक ये है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग बिल वो लेकर आए, जिसको लेकर ये जो मेरी जानकारी है, बिल जिस तरह से लास्ट के दिन 2 दिन पहले एक दिन पहले लाया गया, तो अपने सत्ता पक्ष वालों को मालूम था कि ऐसा कुछ बिल आने वाला है,
और कन्फ्यूजन रखा गया, 2-3 बिल एक साथ लाए गए। सत्ता पक्ष भी इस बात को लेकर तैयार नहीं था। इसीलिए हमने संसद में, जो तुमने भी बताया कि जो मारपीट किया, जो तनाव की स्थिति थी, तो वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर ये बात कुछ दिन पहले से मालूम होती तो विपक्ष की और तैयारी होती और हंगामा हमें देखने को मिलता। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग इस मूड में थे कि अब तो आज सैनिटाइज हुआ, कल सैनिटाइज जाने की उसमें थे, तो इसीलिए। लेकिन सरकार के लिए क्योंकि SIR और बाकी नैरेटिव के मुकाबले में बिहार चुनाव से पहले भ्रष्टाचार को एक बड़ा नैरेटिव देना था, जैसे कि मोदी जी का जो स्टांस था कि भाई न खाऊंगा न खाने दो को अब बिहार चुनाव में लेकर जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि आनंद फानन में ये लाया गया और उसका फ़ायदा भी लगता है कि अभी पूरे चुनाव में हम देखेंगे कि चाहे अमित शाह हों, चाहे नरेंद्र मोदी, जितने बड़े नेता बिहार चुनाव में इसको लेकर जाएंगे। ये मुद्दा ज़रूर नज़र आएगा कि हम तो बिल लेकर आए हैं और अब देखिए कौन इस बिल के साथ खड़ा है, कौन इसके विरोध में खड़ा है। और जिस तरह से ख़ासतौर से अगर आप देखें कि लालू प्रसाद की गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ जितने केसेस हों, उसको लेकर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंड लिया है कि मेरी सरकार ने ये सब चीज़ें की हैं और मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा का जो मेरा नारा है उसको मैं लागू करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस दौरान ये सरकार ने एक, चाहे आनंद फानन में कहें, लेकिन इसको लाया। और उसका मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा उसमें, चूँकि आप लोग बीजेपी गौर करते हैं। अगर ये बिल आता है, मान लीजिए अगर ये बिल पास हो जाता है, तो आज की तारीख में तो इस सरकार में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। चाहे वो छगन भुजबल की बात कर लीजिए, अजीत पवार आज की तारीख में साथ में है, TDP के नेता हैं, उनके ऊपर करप्शन का है। तो सरकार इसको कैसे काउंटर कर पाएगी कि नहीं भाई, अगर विपक्ष का भ्रष्टाचारी है तो उसको तो हटाया जाना चाहिए, वो भ्रष्टाचारी है। लेकिन अगर सरकार के साथ आ गया है तो भ्रष्टाचारी जो है वो साफ सुथरा हो चुका है, वो कैसे होगा? इसमें सबसे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि सरकार को, हिमांशु भी इस बात को और डिटेल में बता सकते हैं, सरकार को ये मालूम है कि इस बिल को लेकर TDP जो सबसे बड़ा जिसके ऊपर सरकार टिकी हुई है, या JDU की बात करें, JDU में तो उतनी अभी जो मतलब लीडरशिप उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन TDP हो जो सबसे बड़ा सरकार जिसके बल पर खड़ी है, वो भी मुझे लगता है कि इस बिल के साथ आने वाले दिनों में खड़ी होगी। तो इसीलिए इसको लेकर बहुत मुझे लगता है कि सरकार ने कंसेंसस बनाया और तैयारी के साथ आई। ये एक मैसेजिंग थी बिहार चुनाव से पहले, और सरकार का जो मैंने कहा कि न खाऊंगा न खाने देगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव था, उसकी मैसेजिंग थी। अभी इसीलिए तैयारी न सरकार ने अपने स्तर पर अपने जो घटक दल उनसे की, और विपक्ष से तो बात करने की बात ही नहीं है। एक सवाल पूछा मुनीश ने, एक सवाल पूछा कि NCP कैसे उसको सपोर्ट करेगी, या TDP की बात कर रहे हैं मंजीत सर। तो प्रफुल्ल पटेल निकले और उसी बिल को लेकर काफी हंगामा, उनके ऊपर भी ED CBI के केसेस बिल्कुल उन पे भी लगे थे। और बहुत लंबा चुनाव से पहले क्या हुआ था, शरद पवार को भी अरेस्ट करने की बात चल रही थी उस वक्त। वो कहते मैं खुद चला जाऊंगा ED के ऑफिस। चले गए वो, वो जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। 9 बजे ED दफ्तर पहुंच गए थे कि नोटिस। नहीं, मैं बताता हूँ उसमें हुआ क्या था, और इसको ये भी एक बड़ा ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, कई बार इस तरह के मौकों को बड़े अच्छे तरीके से बुनाती हैं, पॉलिटिकल तरीके से वो इस्तेमाल कर लेती हैं ED और CBI को। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, 70 to 80% अगर किसी चुनाव के पहले ED और CBI ने कार्रवाई कर दी है तो हमेशा विपक्ष का फायदा उसमें। कभी सरकार वहाँ पे BJP की सरकार नहीं जीतती है। वो शरद पवार, ये सेकेंड लास्ट महाराष्ट्र इलेक्शन की बात है, शरद पवार को लेके हम लोग के पास में देर शाम को एक खबर आई कि एक मामले में शरद पवार का नाम सामने आया है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कितने बजे की बात है? रात? ये रात में करीबन 7:30-8 बजे। मेरे पास में अभी भी वो डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। और ED के जो टॉप मोस्ट अधिकारी थे उस वक्त, जो फिलहाल के लिए ED में नहीं है, उन्होंने वो दस्तावेज हमें भी भेजे हुए थे। तो वो जानकारी आने के बाद, चूंकि शरद पवार का नाम एक बड़ी खबर थी उस वक्त, शरद पवार उस इलेक्शन के पहले उनका कोई हवा नहीं चल रही थी, ठीक है। उन अधिकारी का फोन आया मुझे कि इस तरह की हमारी कार्रवाई चल रही है और हम जल्दी पूछताछ के लिए उनको बुलाने वाले हैं। तुम्हें फोन आया तो अधिकारी ने नाम बताया कि किस नेता के बारे में है? उन्होंने ना सिर्फ नाम बताया, मुझे बाकायदा डॉक्यूमेंट भेजा उन्होंने। डॉक्यूमेंट जेन्युइन था, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। शरद पवार एक मामले में उनका नाम लिखा हुआ था, हम लोगों ने उसको खबर भी चलाई, चूंकि दस्तावेज सही थे और खबर सही थी। शरद पवार इतने मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने उसी को मुद्दा बनाया। यहाँ पे ED अपनी तरीके से खबर को
मीडिया के सामने और जनता के Sources. सामने लेकर आ रही थी सोर्सेज के जरिए कि शरद पवार करप्शन के केस में पूछताछ के लिए बुलाए जा सकते हैं। शरद पवार को जब ये जानकारी मिली, सुबह 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया कि मैं खुद ईडी के दफ्तर जाऊंगा। और ईडी के जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं थे। वह ऐसा हुआ कि शरद पवार के घर के पास में सिक्योरिटी लगाई गई, अधिकारियों ने बगल में शरद तो पवार दफ्तर ईडी का। हाँ ऑफिस है उधर। हाँ, एक वो एनसीपी का ऑफिस है, उसके बगल में ईडी का दफ्तर है। शरद पवार घर पे थे वहां पे उस जनपद समय। रोड पे जो हाँ, तो बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं। बॉम्बे मुझे लगा कि यहाँ नहीं बॉम्बे में। दिल्ली में भी जो शरद पवार का घर है 5 जनपद में, उसके 5 कदम पे ही ईडी का दफ्तर है बड़ा। तो इस समय मुंबई में ईडी के 2 दफ्तर हैं, उसमें से एक दफ्तर जो है उसी के बगल में शरद पवार के ऑफिस, एनसीपी का ऑफिस वहाँ पे हुआ करता है, और शरद पवार का घर भी थोड़ी दूर पे है। तो जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से उसको पॉलिटिकली यूज़ किया। उन्होंने खुद ईडी को फ़ोन करके बोला कि मैं आ रहा हूँ पूछताछ के लिए। ईडी के जो अधिकारी थे उनके हाथ पांव फूल गए कि भाई अभी तो हमने समन भेजा ही नहीं, बिना समन के आप कैसे आ सकते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो शरद पवार को कन्विंस करने के लिए पहुंचे कि नहीं भाई आपको अभी आने की ज़रूरत है नहीं, हम आपको समन भेजेंगे, आप बिल्कुल अभी आइए मत। उसके बाद वहाँ पे उनके घर पर बैरिकेडिंग लगाई गई। लेकिन वो पूरे दिन का जो तमाशा था, उसके बाद से शरद पवार ने ऐसा मोमेंटम पकड़ा अपने चुनाव का। उस वक्त लग रहा था कि शायद एनसीपी को 10 सीट भी नहीं आने वाली हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई थिंक 53-54 सीटें एनसीपी लेकर आई थी। एक तरीके से विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सीटें लेके आई थी वो। हाँ, तो ये पॉलिटिकल इसको जो यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, हेमंत सोरेन। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया अलग अलग मामलों में। अरविंद केजरीवाल ने तय किया कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन गिरफ्तार, जो अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए गए थे वो मेरे पहचान के थे। तो मैंने उनसे, था पहले कि जा रहे हैं मुझे जानकारी थी और मुझे उन्होंने न्योता भी दिया था कि आप भी आइए। मैंने उनको बोल के रखा था कि आप सिर्फ इशारा करना मुझे कि आप जा रहे हो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि उनकी गिरफ्तारी हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें कभी हम टीवी पे रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से बड़े नेता की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हेमंत सोरेन वाला एक बड़ा तमाशा था यहाँ पर। उनके दिल्ली के घर में रेड हुई थी। रेड की जानकारी हेमंत सोरेन को निकल गई तो वो रात को भाग गए। पहली बार ऐसा सीएम हुआ कि 2 दिन तक ट्रैक नहीं हो पा रहे थे, वो गायब हो गए थे। BMW कहीं पे है, हेमंत सोरेन कहीं पे है। मतलब उनका अपना ड्राइवर दिल्ली में, मैं वहां रिपोर्ट करने गया था, वो ड्राइवर उनका दिल्ली वाले घर पे था, लेकिन हेमंत सोरेन कहाँ है ये नहीं मालूम, खुद गाड़ी लेके भाग गए। रात में पार्टी हो रही थी, उसके बाद में फिर वो गायब हो गए थे। चलो ठीक है, वो तो अलग कहानी है। लेकिन पॉलिटिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं लोग। बोलते हैं कि सीबीआई ईडी को सरकार इस्तेमाल करती है, अपोजिशन भी उतने ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है सीबीआई और ईडी को। हेमंत सोरेन 2-3 दिन के बाद में वहां पर पहुंचे। ईडी ने फील्डिंग लगा के रखे थे, उनके घर पे छापेमारी की और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के टाइम पे हेमंत सोरेन को एक अलग कमरे में लेके ईडी के अधिकारी गए, उनके घर में ही। घर में। और वहां पर हेमंत सोरेन ने ये कहा कि उनको अभी तय करना था कि मैं खुद सीएम रहते हुए गिरफ्तार हूं या फिर मैं रिजाइन कर दूं। तो उन्होंने ईडी के अधिकारियों को बोला कि देखिए, आप जब मुझे लेकर जाएंगे ना, तो बीच में राज्यपाल का घर आएगा, मुझे आप राज्यपाल के घर पे छोड़िए, वहां पे मैं इस्तीफा दूंगा और उसके बाद में फिर आप मुझे ऑफिशियल गिरफ्तार करिए। ईडी के अधिकारियों को कोई दिक्कत थी नहीं, वो गए, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, जो हम सब ने उस समय रिपोर्ट किया, और उसी के बाद में उनकी आधिकारिक गिरफ्तारी ईडी के दफ्तर में दिखा दी गई। लेकिन आप दिल्ली और झारखंड दोनों को ये समझिए, दिल्ली में वही आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन नहीं किया, अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हार जाते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन, जिनके ऊपर ईडी ने करप्शन का चार्ज लगाया, हेमंत सोरेन फिर से सरकार में वापस आते हैं और फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ये जो कॉन्वर्सेशन कमरे में हुआ, इसकी जानकारी मिल रही थी? उस वक्त पैरेलल जानकारी नहीं थी, लेकिन जब राज्यपाल के घर पे थे ना, तो उस समय हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आप गिरफ्तार करते हो किसी को, ईडी के दफ्तर में लेके जाते हो, तो वहाँ पे मैंने अपने अधिकारी को पूछा कि सर हो क्या रहा है। तो लकीली उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला कि दरअसल उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि पहले वो इस्तीफ़ा दें, जो कि ईडी के अधिकारियों को भी लग रहा था कि ये एक मोरल ग्राउंड पे ये बड़ा अच्छा एक कदम है कि पहले आप इस्तीफ़ा दें और उसके बाद, क्योंकि जेल से सरकार चलाने की प्रथा हमारे देश में कभी रही नहीं है, तो उन्होंने उनको मौका दिया और फिर उन्होंने बाद में उनकी गिरफ्तारी की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था वो रात। उमा भारती को भी रिजाइन करना पड़ा था। प्रफुल्ल पटेल क्या बोले? हाँ, तो प्रफुल्ल पटेल निकले और जैसे ही गए, क्योंकि उस वक्त हमको अलग अलग पार्टीज का वर्जन लेना था
कि भाई आप लोग सपोर्ट करेंगे, टीडीपी का भी लेना था। हालांकि टीडीपी के एक नेता से बात हुई तो उन्होंने तो कहा कि हम ऑब्वियसली हम लोग करप्शन के खिलाफ हैं और इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, सरकार बिल लेके आएगी। तो प्रफुल्ल पटेल का लेकिन बड़ा ही अंदाज जो है इनका बड़ा ही हास्यास्पद है। वो बाहर निकलते हैं और बोलते हैं क्या करें, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा अब जो लेके आएंगे करना ही पड़ेगा। मैंने सर कैमरे पे बोलता, कैमरे पे नहीं बोलेंगे मैंने कहा सर एक बार बोल दीजिए कि आप सपोर्ट करेंगे, एक बोल दीजिए तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। मैं सर बोल देते तो थोड़ा अच्छा लगता। अब तो तुमने बोल ही दिया। तो उन्होंने बोल दिया जो उन्होंने बोला मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं बोलो। फिर उन्होंने कहा कि उनको बोलना जो सरकार लेके आएगी हमको हर चीज़ को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मतलब आप ये सोचिए कि इसके पीछे क्या कहानी है कि आप बोल भी नहीं सकते उस बात को, अपनी रख भी नहीं सकते और आपको सपोर्ट भी करना ही करना है। एक चीज़ है ऐश्वर्या, क्योंकि जो बात अभी मुनीश ने कही ना कि अपोजिशन कैसे करप्शन को या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको अपने लिए पॉलिटिकली टूल बनाता है। इसके दो एग्जाम्पल और हैं। एक का जिक्र केसी वेणुगोपाल ने जब गृह मंत्री पे आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि आप भी तो जेल गए थे, तो उन्होंने कहा जब मैं जेल गया था तो मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और ये करप्शन के केस को अगर आप और डीप जाएंगे तो जैन हवाला कांड हुआ था। एक लाल कृष्ण आडवाणी पे एक तमाम नेताओं पे एलिगेशन लगे थे, मदन लाल खुराना हो, शरद यादव हो, तमाम नेताओं पे जैन हवाला कांड में लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में थे और संगठन में ये कह सकते हैं कि वाजपेयी और वो एक समकक्ष थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने उस टाइम एक लाइन खींची और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये 1 लाख रुपए या जो भी पैसे का आरोप लगा है मैं इस्तीफा देता हूँ। जब तक मैं इससे बरी नहीं हो जाऊंगा मैं संसद नहीं जाऊंगा। संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उनके इस डिसीजन से मदन लाल खुराना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उसको उन्होंने कितना बड़ा एक पॉलिटिकली टूल बनाया कि हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया। और वही हेमंत सोरेन जिनका जिक्र अभी मुनीश कर रहे थे, शिबू सोरेन संसद में पैसा लेकर सरकार के पक्ष में वोट किया था और सीधा जाके बैंक में पैसा जमा करा था। सबूत था वो और एक डायरी में नाम आना। तो आप पॉलिटिकली किस चीज को कैसे यूज करते हो ना, नैरेटिव, वो देखने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी आज भी उसका जिक्र करती है कि हमने सिर्फ आरोप लगने पे, अमित शाह ने अपने भाषण में अमित शाह ने तो कहा कि मैं तो जेल गया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने सिर्फ आरोप लगने पे संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और इस्तीफा ही नहीं दिया। उसके बाद चुनाव भी तब लड़ा जब वो बरी हो गए। उससे पहले उन्होंने चुनाव का नामांकन भी नहीं किया। तो ये जो लाइन होती है ना, कई बार शरद पवार हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, अमित शाह हो, ये एक लाइन है। आपको किस तरीके से उसको यूज करना है, जो आपके खिलाफ हो रहा है उसको आप अपने लिए फायदे में कैसे तब्दील कर सकते हैं, इसकी थॉट आपको लानी होगी। अगर वो नहीं है तो फिर आपको राजनीति में कब क्या हो जाए वो सबको पता है। तो ये आपको देखना है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। अगर आप उसको आरोपों को सही से यूज करेंगे तो बेनिफिट आपको होगा। शरद पवार का किस्सा मुनीश ने बता दिया, प्रफुल्ल पटेल का किस्सा बता दिया पीयूष ने, आडवाणी, अमित शाह, ये सब लोग हैं जो देखते हैं कि आप पे आरोप तो लग गया है, आपको हो रहा है, इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये है। और एक चीज ये है कि पूरा अगर आप देखें तो उसमें राहुल गांधी को घेरेगी अभी बीजेपी, जिसकी हल्की सी शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े चीज कहती है कि राहुल गांधी एक बार प्रेस क्लब आए और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। वो ऑर्डिनेंस कौन सा था आपको पता है? वो यही ऑर्डिनेंस था कि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा है तो आपको अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। और राहुल सरकार ये ऑर्डिनेंस वापस लेने पे विचार कर रही थी, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ दी थी, जिसको आज भी कहते हैं कि सरकार के पेपर को आपने फाड़ दिया था। एफआईआर नहीं था, ऑर्डिनेंस था। अध्यादेश था, एफआईआर की बात करते सरकार अध्यादेश लेके आ रही थी तो उसको वापस करने का चल रहा था। बाद में वो नहीं हुआ, उसका खामियाजा लालू यादव को हुआ। अगर वो ऑर्डिनेंस आ गया होता, लालू यादव बाहर होते।
अब आप देखिए जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप था, जो उस ऑर्डिनेंस के मतलब जिसको फाड़ा, उसके विक्टिम कौन है? लालू यादव। आज विरोध कौन कर रहे हैं? लालू यादव और राहुल गांधी साथ हैं। और बीजेपी इसको इशू बनाने वाली है कि भाई आपने ही तो ऑर्डिनेंस फाड़ा था ना, तब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, आज आप भ्रष्टाचार के साथ कैसे हो सकते हैं? और ये तो बिहार चुनाव का नैरेटिव सेट सबसे करने बड़ा की इशू बात है। है। और अब तो राहुल गांधी के ऊपर भी करप्शन का केस है। और बिहार चुनाव का मैं कहूँ ये नैरेटिव बिहार चुनाव के लिए ही सेट किया गया है, और ये इसीलिए सारी तैयारी हो रही है। थोड़ा छोटा ब्रेक लेते हैं हम, तो चाय वाय पी लेते हैं। चाय मुझे लगता है ठंडी भी हो चुकी है, अब इसको गर्म करवाना पड़ेगा। नहीं मंगाएंगे, नहीं मंगा नहीं मंगवाएंगे। साल 2019 एक्स तब ट्विटर हुआ करता था, और इसी ट्विटर पर राइटर जर्नलिस्ट आतिश तासीर से उनकी नागरिकता छीनी गई। सरकार ने मेरे साथ जो किया है, मैं कुछ हद तक खौफजदा हूँ, घबराया हुआ हूँ। भारत सरकार ने कहा कि आतिश ने अपने पाकिस्तानी पिता सलमान तासीर से अपने रिश्ते को छिपाया, जबकि तासीर ने कहा कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार उनसे नाराज थी। वो एक किस्म का बदला लेना चाह रहे थे और वो बदला उन्होंने ले लिया। पढ़ा कुनितिन के इस एपिसोड में आतिश तासीर होंगे हमारे मेहमान। करेंगे उनसे उनकी नागरिकता, उनके पिता सलमान तासीर, उनकी मां तवलीन सिंह, उनकी इंटरसेक्शनलिटीज और सबसे जरूरी उनकी नई किताब रिटर्न टू सेल्फ पर बात। तो देखना मत भूलिएगा और सुनना भी मत भूलिएगा। यूट्यूब पर तो हैं ही हम, और सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी। जो हम किस्से कहानियों की बात कर रहे थे, एक इंटरेस्टिंग किस्सा कांग्रेस का है, और तीनों से बाय चांस मैंने 2 दिन के अंदर पूछा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। तो अब विपक्ष क्या करता है? मकर द्वार से निकलता है और पुराने वाली बिल्डिंग के अंदर जाता है। कांग्रेस का ऑफिस अभी वहीं पर है। तो ये लोग सब एक साथ, इमरान प्रतापगढ़ी मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे उनको, सीढ़ी से वो ऊपर जा रहे थे। उनके पीछे प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी वापस आ चुके थे बिहार से, वो पीछे थे। तो वो लोग जब सीढ़ी पे चढ़ के जा रहे थे, कई सारे रिपोर्टर्स थे, मैं भी खड़ी हुई थी, तो मैंने पूछा कि विल यू फाइट राहुल, विल यू फाइट? तो वो रुक गया और पलटा और बोलता है ऑफ कोर्स वी विल फाइट, विल नॉट लेट दिस गो। इतना ही टाइम है आपके पास बात करने का। वो चला गया आगे। अब प्रियंका गांधी फिर भी थोड़ा ज़्यादा समय देती हैं, थोड़ा विस्तार में जवाब दे देती हैं। प्रियंका गांधी भी पीछे चलती हुई आ रही थी। केसी वेणुगोपाल, मानिकम टैगोर उनके साथ थे। वो सीढ़ी पे चढ़ी तो मैंने फिर पूछा, ने कहा प्रियंका विल यू फाइट? कहती ऑफ कोर्स, ये हमें दबाना चाहते हैं, इनको लगता है कि हम दब जाएंगे, हम दबेंगे नहीं। पीछे से मानिकम टैगोर, हाँ तो सरकार तो यही चाहती है ना कि टारगेट तो विपक्ष ही है। आस्क देम हाउ मेनी पीपल हैव रिजाइंड, हाउ मेनी पीपल हैव रिजाइंड। तो कांग्रेस ने आक्रामक रूप ले लिया था। शायद कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जो उनके बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग ईडी के दफ्तर भी जाके आ चुके हैं, तो इन लोगों को लग रहा है शायद हमें पकड़ा जाएगा। सोनिया गांधी बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, और अगले दिन गाड़ी से उतरी जिस दिन नॉमिनेशन था वाइस प्रेसिडेंट का, अकेली थी उस दिन, बाई चांस अकेली थी तो मौका मिल जाता है, थोड़ा ही विंडो था। तो मैंने बोला मैम दे आर ब्रिंगिंग बिल, we'll take a call, opposition will take a call, but we'll not let it happen। बस इतना उसके अंदर। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। तीनों के स्टेटमेंट से तो मुझे लगा कि वो इसको फाइट करना चाहते हैं। आक्रामक ज़्यादा टीएमसी है। डेरेक ओब्रायन भी बार बार यही बोल रहे हैं कि हम इसको जाने नहीं देंगे, ममता दीदी वहाँ से भी करेंगी, हम भी यहाँ से इसको करेंगे। तो विपक्ष का मोटा मोटी यही लगता है कि वो नंबर गेम जानते हैं और उनको लग रहा है कि हम इसको आने नहीं देंगे। तुम तो पीयूष बहुत मकर द्वार पे, मकर, गरुड़, शार्दुल सभी द्वार पे जाना आना होता है। तो दरअसल ये जो बिल है, इस बिल के पीछे की कहानी आप ये समझिए कि पूरा जो सेशन निकल गया, मानसून सेशन निकल गया, उसमें विपक्ष शुरू से लेकर अंत तक एसआईआर के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करता रहा, और पूरा मानसून सेशन जो है वो सिर्फ एसआईआर, उस पर मार्च भी विपक्ष ने कर लिया। लेकिन इसके बाद क्या आप ये सोचिए कि मेरी कुछ सरकार के सांसदों से बात हो रही थी, वो ये बोल रहे थे कि जिस तरह का नैरेटिव विपक्ष ने 2024 में क्रिएट किया था कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसी तरह का नैरेटिव विपक्ष जो है वो इस बार भी सक्सेसफुल हो गया है क्रिएट करने में, और बिहार में इसका असर दिखने लग गया है। तो इस नैरेटिव को बस्ट करने के लिए सरकार को के पास ऑप्शन क्या था दूसरा? क्योंकि एसआईआर पे तो चलिए बहुत हंगामा हो ही रहा है, इलेक्शन कमीशन पर भी हमलावर है विपक्ष, और कई सारे सवाल इलेक्शन कमीशन पर इस बार उठ रहे हैं।
तो उस नैरेटिव को बस्ट करने के लिए करप्शन एक बहुत बड़ा हथियार है, जैसा कि मंजीत जी भी बता रहे थे कि बिहार चुनाव में इसका इस्तेमाल जरूर बीजेपी करेगी और वाकई करेगी। वो करना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में बोला है। नहीं, लेकिन देखो वो करना शुरू कर दिया, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, करप्शन बिहार में बड़ा मुद्दा लालू के टाइम पे भी नहीं बना, लेकिन अब 95 में नहीं बना, 2000 में नहीं बना, 2015 में भी बीजेपी ने एक बड़ा करप्शन का मुद्दा बनाया था। गोपालगंज की एक रैली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद 20 नवंबर की होगी, जो मुझे ध्यान आता है, या 20 अक्टूबर को, सॉरी डेट शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, 33 सेकंड में सॉरी 80 सेकंड में 33 घोटाले गिनवाए थे नीतीश सरकार के, 33 घोटाले नीतीश और लालू सरकार के। इशू आदमी के कैसे जाएगा, बिहार में जो जातीय समीकरण है ना वो बहुत हावी है। नहीं, जातियों पे चुनाव लड़ा जाता है बिहार में, लेकिन एक चीज बात और आप ये समझिए कि करप्शन का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा हिट करेगा इस बार विपक्ष पे। उसका कारण क्या है, क्योंकि एसआईआर जो है उस पर ये निकल के आया है कि बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग, जेडीयू के लोग भी ये बात मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैली में भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है और एसआईआर का मुद्दा वाकई वहाँ पे हिट कर चुका है और कॉमन लोगों को लग रहा है कि हाँ हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक करप्शन का मुद्दे को लेकर बीजेपी बीच में जा रही है लोगों के बीच में, और इसलिए नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब कहानी आप ये समझिए कि जब ये बिल आया उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले लोगों में बहुत कंफ्यूजन हो गया कि यार जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ रहा है, उसमें अमेंडमेंट आ रहा है, यानी कि स्टेटहुड वापस आ रहा है, और इस चीज को लेकर लोगों में डर। कई सारे ऐसे मंत्री हैं और कई सारे ऐसे सांसद हैं जिनको लग रहा था कि कल जो है स्टेटहुड रिस्टोर होने वाला है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जो कंसर्न पहला जब रात देर शाम को जब ये मीडिया में आने शुरू हुए बिल, तो उसमें सबने इसी खबर को पकड़ा कि स्टेटहुड वापस हो रहा है, क्योंकि ये था कि 15 अगस्त के आसपास मोदी जी बोलेंगे, हालांकि 15 अगस्त से बोला नहीं गया, लेकिन ये लग रहा था कि इस सेशन के खत्म होते होते जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस आ जाएगा। और इसीलिए कई सारे सांसदों ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिस में फोन करके पूछा कि क्या वाकई स्टेटहुड बिल लेके आ रहे हैं। किसी को कोई जानकारी नहीं थी। आपके पास रात में जो है 9:30 पौने 10 बजे के आसपास मेरी एक बहुत बड़े इस पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में बड़े अधिकारी से बात हुई। उन्होंने साफ कर दिया नथिंग स्पेसिफिक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसी ये चीज़ साफ हुई कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर या स्टेटहुड को लेकर कुछ नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ हमने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश भी की कि नहीं भाई, जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं है, करप्शन को लेकर भी है। आप ये सोचिए कि जब लोकसभा में बिल लेके आए गृहमंत्री अमित शाह, तो उस वक्त तो बिल फाड़ के फेंका ही। राज्यसभा में क्या हुआ उसकी कहानी देखिए। एक सांसद जो अंदर थे उन्होंने पूरी बात बताई। राज्यसभा शुरू होने वाली है 2 बजे। गृहमंत्री अमित शाह मोशन लेके आने वाले हैं कि लोकसभा में पास हो गया है इस बिल को जेपीसी को भेजने के लिए, और एक मोशन लाया जाए कि राज्यसभा जब अग्री कर गया है तो माफ़ कीजिएगा, लोकसभा जब अग्री कर गया है तो राज्यसभा में भी जो सांसद हैं वो उसके हिस्सा बने और जेपीसी में इस बिल को दिया जाए। उस मोशन को लाने से ठीक 10 मिनट पहले जॉन ब्रिटास पहुँचते हैं, लेफ्ट के सांसद, और वो बिल की कॉपी जो है वो लगते डिस्ट्रीब्यूट करने सबको, जितने भी सांसद बैठे हैं तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, कांग्रेस के, सबको बिल की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। कल्याण बनर्जी वहाँ पर खड़े कुछ सांसदों से, अलग अलग विपक्ष के सांसद हैं, उनसे कुछ बात कर रहे हैं। और इसी बीच में जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह आते हैं तो उसके बाद कोई भी मोशन आता है तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें अमेंडमेंट्स की भी बात करते हैं लोग कि भैया हमें कुछ अमेंडमेंट्स चाहिए। तो जो चेयर पे बैठे होते हैं वो उन सांसदों से पूछते हैं कि आप अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आप पर कैमरा तभी फोकस होगा जब आप यस सर बोलेंगे। तो मीनवाइल आप जैसे यस सर बोलने वाले हैं उसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैमरा आपके पास आता है। यस सर का मतलब मुश्किल से शायद 1 सेकंड कैमरा आप पर आए। विपक्ष को ये पता था कि ये चीज़ होगी नहीं और कैमरा हमारे पर आएगा नहीं, और हम जैसे ही यस सर बोलेंगे तुरंत कैमरा हट जाएगा। तो एक सांसद ने क्या किया कि ये सर ताकि 5 सेकंड वो ये सर को ये अब कैमरा तब तक उन पर रहेगा। अब जब तक कैमरा उन पर रहेगा, मीनवाइल जो है पीछे से एक सांसद आके ताड़ी पर लेके वो अपना पोस्टर लेके आ जाएंगे।
कैमरा फोकस नहीं हो पाता है। कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं, उनके हाथ में SIR के तख्तियां होती हैं लोकसभा में, तो वो दिखती ही नहीं है क्योंकि कैमरा फोकस नहीं हो पाता है। तो जब आप उन्होंने क्या किया, ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजी क्या थी कि अमेंडमेंट मूव करने पे जैसे ही पूछेंगे चेयर कि आप मूव करेंगे, तो यस सर बोलेंगे तो कैमरा मूव पे आएगा। तो जैसे ही कैमरा आने वाला तो उन्होंने ये करके लंबा सा यस सर बोलना शुरू किया, ताकि कम से कम 2-3 सेकंड कैमरा। ओम बिरला जी की सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है कि ये तख्तियां बाहर करो। खाली बोलते तो नहीं, दिखते तो नहीं हो, तो खाली बोलते हैं कि तख्ती नहीं आनी चाहिए। इस बार में जो हुआ बिल फाड़ने की जो बात हुई, वो कहीं वीडियो में तो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि ये प्रोसीडिंग के अंदर है कि अगर कोई इस तरीके से कर रहा है तो उसको पहले तो कैमरे पे लेते ही नहीं है। और जैसा पीयूष भी बता रहे थे कि अगर आप बोलेंगे कोई भी चीज़ आपकी तब रिकॉर्ड होगी जब आप अपने डिवीज़न नंबर पे बैठे होंगे। आपको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में अगर पार्टिसिपेट करना है, जो आपको डिवीज़न नंबर यानी सीट नंबर एलोकेट है, जब तक आप वहाँ जाकर नहीं बोलेंगे आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। तो इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बहुत सी चीज़ें आपको हो हल्ला आवाज़ तो आएगी, लेकिन उसके शॉट्स नहीं आते क्योंकि आप अपने डिवीज़न नंबर पे नहीं है वहाँ। और इसीलिए आप देखेंगे बहुत से सांसद अपनी ही सीट पर खड़े होके हंगामा करते रहते हैं कि वो फोटो आ जाए कि खड़े हैं। ब्यूरोक्रेसी में क्या चल रहा मैं है? इसी का एक संसद का पहले एक पावर कॉरिडोर का एक छोटा सा किस्सा, क्योंकि बात चल रही है। मकरद्वार एक तरह से पावर कॉरिडोर का हिस्सा है क्योंकि तीनों बड़े मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी उसमें बैठते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि भाई इस बिल को लेकर खासतौर से गठबंधन का क्या रुख रहेगा। जैसे पीयूष ने बताया कि भाई प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि भाई मजबूरी है, हमें तो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस दिन अब टीडीपी, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण अलाई है जिस पे डिपेंड करता है कि अगर भविष्य में ये बिल पास होगा, और सरकार का चलना एक तरह से टीडीपी पे निर्भर करता है। तो उस दिन मैं ये मंगलवार की बात है, हिमांशु, हम सब लोग ज़्यादातर समय मकरद्वार पर रहते हैं क्योंकि वहीं पर ज़्यादा एक्टिविटी होती है, पावर कॉरिडोर है। तो जो चंद्रबाबू नायडू के सुपुत्र हैं नारा लोकेश, वो उनको जब वो मकरद्वार से अंदर आए और उनको, क्योंकि उनकी मीटिंग थी अमित शाह के साथ, गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ और नितिन गडकरी के साथ, तो उनको लेने के लिए राम मोहन नायडू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री, और पूरे सारे सांसद लोकसभा से निकल के, राज्यसभा से निकल के, और जो मकरद्वार का एरिया है वहाँ पर खड़े हुए, राज्यसभा लोकसभा का बीच का जो एरिया है, फोटो वोटो खींचे सबने। और उसके बाद एकदम डेलीगेशन के तौर पर दंदन आते, और हम लोग लेफ्ट राइट में खड़े रहते हैं, तो हम भी एकदम साइड हो गए कि अचानक इतनी भीड़ कैसे आ गई। तो देखा कि वो लंबा है नारा लोकेश देखने में, और पीछे देखा राम मोहन सब, और बीजेपी के नेता भी बेचारे जो हमारे साथ खड़े थे वो साइड हो गए। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े नेता थे जो कि, तो और वो दंदनाते हुए गए और अमित शाह के अंदर। तो बीजेपी के नेता ने बोला, देखो भाई जलवा हो तो ऐसा हो। नहीं, एक बात और चल रही है कि नारा लोकेश शायद मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, बोला जलवा हो तो ऐसा। बीजेपी के बड़े नेता ने कहा कि देखो ये होता है जलवा। ये भी चर्चा इसलिए क्योंकि मैं सुनी वहाँ, लेकिन इतना जो उनको ये डेलीगेशन के साथ मूव कर रहे हैं वो इसी के लिए कि वो आज की तारीख में अलाई है, उसी की वजह से क्या? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण अलाई है ना सरकार। नंबर 2 जो नंबर है बीजेपी के बाद, वो उसके पास टीडीपी के पास सबसे पे है। और यही जो अभी मंजीत बता रहे हैं ना, वो 2004 से 9 के बीच में लालू यादव का रोला था। उनके पास 24 सांसद थे, तो वो भी इसी तरीके से। आज की तारीख में हालत ये ब्यूरोक्रेसी में कि टीडीपी का कोई काम नहीं रुकता है, कोई काम नहीं रुकता है। मतलब वो अभी पहली बार ऐसा हुआ कि टीडीपी के पूर्व सांसद को गवर्नर बनाया गया, जबकि अभी तक परिपटी आप देखेंगे तो कि अलायंस के गवर्नर नहीं बने हैं। सरकार अपने ही लोगों को गवर्नर बनाती है, लेकिन अभी गोवा का गवर्नर बनाया गया गजपति राजू। अब ये बात भी चल रही है कि नारा लोकेश जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ सकते हैं, यहाँ पर सरकार में मंत्री बन सकते हैं। ये सब चर्चाएं चल रही हैं। और सर जैसा बता रहे हैं, होता क्या है कि नारा लोकेश चल रहे हैं, उनके साथ में 16 सांसद हैं, सबके सब एकदम मार्च करते हुए पीछे चलते हैं। और जो बोला कि धक्का मुक्की हो गई, मतलब बीजेपी के जो मंत्री और हमारे साथ जो बात कर रहे थे मीडिया से, उनको भी एकदम धक्किया के सब एकदम निकल गए। उन्होंने कहा देखो यार जलवा होता है। किसी भी मंत्री के पास आप चले जाइए, वहां पर अगर सबसे ज्यादा किसी सरकार का काम आता है तो आंध्र प्रदेश का और उसके बाद महाराष्ट्र का, उनके मंत्री आके बैठे रहते हैं। नहीं देखिए, ये क्योंकि रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियों में जब उसका इतना बड़ा स्टेक हो तो ये हमेशा होता है। आप देखिए अखिलेश यादव चलते हैं,
तो अखिलेश यादव पार्लियामेंट में कभी भी चल रहे हो तो उनके साथ 10, 12, 15 सांसद होंगे। लाल टोपी लगा इनका सबसे मतलब अगर आप दूर से देखें जब सुबह अच्छा अखिलेश यादव की क्वालिटी क्या है, सुबह आ जाएंगे वो 9:30 पौने 10 पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट। तो आपको एक समुद्र ऐसे लाल टोपी का दिखेगा क्योंकि इनका भी जो ऑफिस है, अच्छा ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑफिस की स्पेस नए जगह पे उनको मिल गई है, नए संसद के अंदर, लेकिन वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा डिस्क्रेशन रहे, उनकी बातें बाहर ना जाएं। तो ज्यादातर पार्टी अभी भी अपना जो ऑफिस है वो पुराने उसमें बिल्डिंग में ही रखी है, इंक्लूडिंग बीजेपी। एक ही पार्टी को मिला है नया दफ्तर, वो है टीडीपी। वाईएसआरसीपी को मिला है टीडीपी को सिर्फ नई संसद में टीडीपी को दफ्तर मिला है, बाकी सबके दफ्तर पुराने पार्लियामेंट में हैं। और भारतीय जनता पार्टी इससे पता चलता है टीडीपी कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। देखिए क्योंकि टीडीपी को दफ्तर इसलिए भी मिला नई में, जब आप 19 का एक चुनाव के बाद का देखेंगे क्योंकि टीडीपी बीच में छोड़ के चला गया था 2018 के अंदर, और 19 में टीडीपी के 5 सांसद के करीब थे। वाईएसआरसीपी ने जाके टीडीपी दफ्तर जो बीजेपी दफ्तर के साथ में था उसकी नेम प्लेट हटा दी थी वहां से, और अपनी नेम प्लेट खुद ही ठोक दी थी वहां। उनकी वो शॉट्स हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद के, कि हम जीत के आए हैं, अब आप कहाँ हैं। तो ये होता है, सत्ता है। और ये क्यों नहीं हो, किसी की सत्ता है, वो इतना भी नहीं रखें जलवा। अखिलेश यादव चले और 15 भाई 37 है उनके। हिमांशु जी मैं बता रही हूँ, सुबह सबसे पहले अखिलेश यादव आ जाते हैं, उसके बाद गाड़ी में धर्मेंद्र यादव आते हैं, और ये आपस में इन लोगों का कोऑर्डिनेशन रहता है। कैंटीन में भी 15-20 इकट्ठे जाते हैं। तो वो आपको एक समुद्र सा दिखता है। ये पुरानी बिल्डिंग से निकले एकदम ठीक बात है भाई, उनका कलर है, वो पॉपुलर है, और उनके साथ भी 2-3 आते हैं, और पत्नी जब आती है तो उनके साथ भी 2-3 लोग आते हैं। उतरे और आपको सी दिखेगी एक लाल टोपी की, और उतर के एकदम बढ़िया से हाथ चलते हुए मकर द्वार के अंदर घुस जाते हैं। अखिलेश यादव से जब पत्रकार कई सारे खड़े थे, हम वहीं खड़े रहते, तो आपको थोड़ा चिल्लाना पड़ता है क्योंकि वो इतने एक तो लोगों से घिरे रहते हैं। तो सब कह रहे हैं अखिलेश सर करप्शन करप्शन। तो अखिलेश यादव में वो विट है, तो कहते हैं कि हाँ तो ये तो आप प्रधानमंत्री मोदी का भी ऑफिस यही है, तो सबको पूछना चाहिए उनसे कि भाई उनके कितने लोग हैं करप्शन वाले। हम सपा वाले लोग तो पाक साफ लोग हैं, हम कभी करप्शन के अंदर इंडल्ज नहीं होते हैं, तो हम इसको फाइट करेंगे। और ये बोलते हुए सबको बाइट देते हुए वो अंदर मकर द्वार में चले गए। अखिलेश यादव अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि उनके कई सारे सांसद साथ में आते हैं, और सांसदों के साथ कुछ कार्यकर्ता भी आते ही हैं मिलने के लिए, नेताजी हैं तो सबसे मिलने के लिए। अभी 4-5 दिन पुरानी बात है, अखिलेश यादव वाज मॉब्ड। वो इतनी भीड़ उन पर चढ़ गई कि वो अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाए थे। मकर द्वार से जब आप गाड़ी पास में लगती है उनकी, नहीं पहुंच पाए, उसके बाद फिर सीआईएसएफ को आना पड़ा, धक्का करना पड़ा, और फिर जाके वो गाड़ी बैठे। उन्होंने फिर अपने कुछ सांसदों को बोल दिया, भाई कितने आदमी को पास देते हो तुम, कितने आदमी को बुला रहे हो यहाँ पे, चले क्या है। बहुत बुरी हालत हो गई थी। अब अखिलेश के साथ डिम्पल भी होती है, तो उनको अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना है और अपनी भी सेफ्टी रखनी है, तो इसलिए थोड़ा परेशान हो गए। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी फिटनेस दिखा दी थी इस बार बैरिकेड चढ़ के। हाँ जबरदस्त था। अखिलेश यादव ने जो नंबर स्कोर किया है, तो अखिलेश यादव के एक सांसद से पूछा गया कि सर इस बार तो आपने पूरा टेक ओवर कर लिया, हीरो तो आपके नेताजी बन गए। तो उनके सांसद कह रहे हैं राहुल गांधी किसने रोका था, आ जाते, ज्यादा फिट की बात करते हैं वो। राहुल गांधी ने उस प्रोटेस्ट के अंदर जो बैरिकेड चढ़ना चाह रही थी वो थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी उस दिन अपने अटायर में चूक गई, वो पहन के आई साड़ी। और कई सारी जो महिला सांसद हैं क्योंकि वो तैयार थे, महुआ मोइत्रा स्नीकर्स पहन के आई थी, डिम्पल यादव स्पोर्ट शूज़ पहन के आई थी। तो ये लोग तैयार थे, इन लोगों की तैयारी स्पेशली महिलाओं की तैयारी थी कि भाई हम अगर लड़ना पड़ा भागना पड़ा तो हम तैयार हैं। प्रियंका गांधी पहन के आई साड़ी। अब उनको बैरिकेड दिखा तो उनके अंदर भी जोश आया कि भाई चढ़ूँ। तो उनके आसपास वाली जो थी सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव, इन लोगों ने उनको बोला पीछे की तरफ कि अगर आप चढ़े और कुछ हो गया चढ़ने में तो जो करना चाह रहे हो वो उसका एकदम उल्टा ही हो जाएगा। और इतने फोटोग्राफर्स हैं, तो अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के में लोग जो नीचे खड़े थे, सपोर्टर इतने सारे हैं, तो जब उनकी मंशा हुई कि चढ़ूंगा तो उनको सपोर्टर्स ने नीचे से उन्हीं के सांसदों ने जगह दी, अपलिफ्ट किया। उसके बाद वो टाप गए कि भाई ऐसे बहुत टापे हैं हमने यूपी के अंदर। तो वो उनका जो फोटो है वो सपा अब उसको फ्रेम करा के लोग उसको यूज़ करेंगे कि 27 के चुनाव में ये हमारे काम आएगा। एक बीजेपी के सांसद हमने पूछा कि सर आज ये समाजवादी पार्टी वाले तो ये कहते हैं कि आज चुनाव हो जाए तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो वो कहते हैं कोई दो राय नहीं है इसमें।
कोई डर ही नहीं है। अब तक तो कई सारी चीज़ें हैं बीजेपी के अंदर यूपी में चल रही हैं, उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो सांसद ही मान रहे, कोई डर ही नहीं है, अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हिमांशु जी, वीपी के नाम को लेके साउथ वर्सेस साउथ, देखिए एक मैसेज का खेल होता है ईश्वर्या। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण और इन सब समीकरणों को देखने के बाद फैसला लेती है, और तमिलनाडु का चुनाव भी है। एक मैसेज देना था कि इस बार आरएसएस की पृष्ठभूमि और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही जो है वो संवैधानिक पद पर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम मौके मिले हैं। अगर आप देखेंगे 2002 के अंदर भैरों सिंह शेखावत टॉलेस्ट लीडर थे, और एक फोटो है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर जाए तो भैरों सिंह शेखावत और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी का 2 लोग बैठे हैं, आडवाणी जी पीछे खड़े, और बड़ा इंटरेस्टिंग फोटो है वो, कोट पहन के उनको बनाया। फिर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया था राष्ट्रपति, क्योंकि एक आम सहमति बनानी थी, लेकिन नहीं बन पाई लक्ष्मी सहगल को लेकर। 2017 में मौका आया तो उन्होंने वीपी वेंकैया नायडू को बनाया, जिनका संघ की पृष्ठभूमि और भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष रह चुके थे। लेकिन राष्ट्रपति भी रामनाथ कोविंद को बनाया। रामनाथ कोविंद भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं थे या संघ पृष्ठभूमि के नहीं थे, वो मोरारजी देसाई के साथ काम कर चुके थे, और 1994 में भारतीय जनता पार्टी आए थे, राज्यसभा मिली 2 बार, 22 में द्रौपदी मुर्मू संघ पृष्ठभूमि, और उससे जगदीप धनखड़ जनता दल कांग्रेस होके भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कुछ जो हुआ, अब वो ऑफिशियल और अनऑफिशियल चीज़ें हैं, उसमें कोई नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य कारण है, और स्वास्थ्य कारण की अभी शायद रिपोर्ट आए कुछ दिनों में। धनखड़ साहब मोदी जी के स्टेटमेंट भी तो बताओ ना, मोदी जी ने उनका क्या, उन्होंने कहा कि मैं वही कह रहा हूँ कि वो खेल बहुत अच्छा खेलते रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन राजनीति में खेल नहीं करेंगे, खेल नहीं करते। हाँ, खेल नहीं करते। राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन के साथ एक किस्सा है, बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी अपने कैबिनेट का विस्तार कर रहे थे, तो उन्होंने अपने एक बड़े मंत्री को कहा कि भाई तमिलनाडु से हमको सीपी राधाकृष्णन को लेना है मंत्री। तो उस मंत्री जी को थोड़ा सा गलत लगा, और उन्होंने पुन राधाकृष्णन को फोन कर दिया, और पुन राधाकृष्णन का नाम जो है उस लिस्ट में चला गया जो ओथ लेने ही है, और सीपी राधाकृष्णन मंत्री नहीं बने। तो अटल जी ने उनसे पूछा भाई ये क्या है, मिसप्रिंट। तो उन्होंने कहा साहब फोन ही नहीं आया। ओ क्यों? तो उन्होंने नहीं, आपने तो जिस मंत्री को कहा था, तो उन्होंने कहा आपने तो पुन, अरे भाई मैंने सीपी राधाकृष्णन सर सुनने में, तो पुन राधाकृष्णन मंत्री बन गए, सीपी राधाकृष्णन तब मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उपराष्ट्रपति बन गए। अब देखिए आप वक्त देखिए, वो 5 चुनाव लड़े हैं, 2 ही जीते हैं, 1998 और 99 का। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अध्यक्ष रहे, क्योंकि गवर्नर रहे तो कई स्टेटों का उनको दायित्व मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो वहाँ खेल किया कि उनको है कि तमिलनाडु प्राइड्स के नाम पर जो है अब डीएमके को फैसला लेना है, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने भी उनको आंध्रा पे घेरने की कोशिश की है, तो स्कूल सेटर हो जाए। मुझे लगता है इस पूरे वीपी, एसआईआर और जो बिल आया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, विपक्ष और सत्ता पक्ष एक ही जगह पे खड़े हैं। और एक मुझे कोई मेरा एक दोस्त था, वो कहता था पहले, एक शेर है, कभी चिलमन से ये झाके, कभी चिलमन से वो झाके, कभी चिलमन से वो झाके, कभी चिलमन से ये झाके, लगा दो आग चिलमन में, ना ये झाके ना वो झाके। ये तो वो जो है उसी प्लेटफॉर्म पे सब हैं, हम तुम्हारे कुछ गठबंधन के साथी तोड़ लें, तुम हमारे तोड़ लो, लेकिन इस बार मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक भी एकजुट है और एनडीए भी एकजुट है। पिछली बार एनडीए ने सेंध लगा दी थी टीएमसी को तटस्थ करा के, एब्सेंस करा के, लेकिन इस बार वो संभावना नहीं है। एकजुटता की बात आप कर रहे हैं, 2 सिंगल पार्टी एमपीज हैं वो नाराज हैं। कौन? चंद्रशेखर और आपके जो दोस्त हैं राजस्थान वाले, चंद्रशेखर, वो कह रहे थे कि भैया हमको बुलाया नहीं नॉमिनेशन के लिए इंडिया ब्लॉक वालों ने। चंद्रशेखर कौन? चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल। देखिए वो क्या है नहीं है, वो तो इंडिया ब्लॉक को है, लेकिन मतलब सेंध लगाना क्या है। अब उसमें वाईएसआर तो सपोर्ट कर रहा है एनडीए को, दूसरी तरफ बीजेडी है। आप क्योंकि मुझे लगता है उस दिन पीयूष मेरे साथ रात को था 2:30-3 बजे जब वोट पड़ा राज्यसभा के अंदर इस पे
अपना बिल था वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो बीजेडी के जो चीफ विप हैं सस्मित पात्रा, फिर उन्होंने आके लास्ट में ट्वीट किया कि हमारी लीडरशिप ने तय किया है हमारे सांसद अंतरात्मा की आवाज पर जो हैं वो वोट करें। तो अंतरात्मा की आवाज पे ऐसा हुआ कि 7 सांसदों में से जो है वो 6 जो है वो 5 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी यानी बिल के सपोर्ट में चले गए और एक बीमार थे, एक ने अगेंस्ट पे वोट किया। तो बीजेडी को तो अभी तय करना है कि वो अंतरात्मा की आवाज पे होगा या कैसे होगा, क्योंकि बीजेडी का एक किस्सा है मेरा एक क्योंकि सस्मित पात्रा और राघव चड्ढा का किस्सा है। जब दिल्ली के अंदर वो लेके आ रहे थे ना बिल, एलजी की पावर्स को लेकर कोर्ट के डिसीजन के बाद बिल लेके आए थे कि एलजी की पावर और ज़्यादा हो जाए। तो राघव चड्ढा ने एक शेर सुनाया था राहत इंदौरी का, ये सब धुआं नहीं है। बड़ा अच्छा शेर है वो कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अब वो सस्मित पात्रा को कई बार छेड़ते हैं लोग कि भाई अब तो आप भी आ गए जद में। तो आप कई बार समर्थन तो दे देते हैं लेकिन उसका कई बार आपको नुकसान भी होता है और बीजेडी को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो किसी भी बिल पे वो सरकार के साथ रहे। और वाईएसआरसीपी भी सरकार के साथ ही है, एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं वो कैंडिडेट का। आप जब वो स्टेट की सरकार में थे तब भी और नहीं है तब भी। इसके पीछे का एक किस्सा है, इसके पीछे का किस्सा ये है वाईएसआरसीपी का। सबसे पहला कॉल, क्योंकि राजनाथ जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि भाई आप बात करना शुरू करिए, फ़ोन सबसे पहले फ़ोन घुमाना शुरू करिए। राजनाथ जी ने फ़ोन किया जगनमोहन रेड्डी को और 13 अगस्त को ये फ़ोन चला गया था। मतलब विपक्ष जब सो रहा था और या सोच रहा था कि भाई हमें क्या करना है, तो भारतीय जनता पार्टी चल चुकी थी मोर्चे पे। उन्होंने सीधे जगन को फ़ोन किया, उन्होंने जगन को बताया कि भाई हम इस तरह सोच रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी ने वहाँ से ये बोला कि उनकी पार्टी या उनका खुद का ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं उसको बहुत स्मूथली निकल जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन किया फ़ोन पे ही कि भाई नंबर तो ऑब्वियसली बीजेपी और एनडीए के पास है। तो उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी कि जो कैंडिडेट हैं वाईएसआरसीपी उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। तो ये प्रॉमिस हो गया जगनमोहन रेड्डी से राजनाथ सिंह को और 13 को ही हो गया। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते रहे, कांग्रेस की तरफ से और बाकी जो ऑपोजिशन उनमें से किसी का फ़ोन ही नहीं गया, ना वाईएसआरसीपी के किसी नेता के पास, ना जगन के पास। तो जब फाइनली डेट पास आई 19-20 को, जब लोग उनसे पूछने लग गए, बाइट्स हम लोग भी ढूंढ रहे थे कि वाईएसआरसीपी दे दे, तब तक ये हो गया था कि भाई पहले तो विपक्ष ने हमसे पूछा नहीं, दूसरा राजनाथ सिंह जैसे नेता ने डायरेक्ट जगनमोहन रेड्डी से बात करी। तो उनका ये कहना था कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और भाई जो हमें पहले फ़ोन करेगा, सपोर्ट मांगेगा, हम उसके साथ रहेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और ये बातें कि हम संविधान की रक्षा के खिलाफ, ये सिर्फ ऑफिशियल बातें हैं। हाँ। अब बैकडोर बातें करेंगे तो वाईएसआरसीपी पूरा सपोर्ट करती है और कोशिश में रहती है कि सरकार के साथ, बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ बनी रहे। ये तो ये सच में कहने की बात है कि इन्होंने पहले फोन कर दिया, इसके लिए हम उसको करेंगे। पिछले कुछ समय का अगर इतिहास देखा जाए, वाईएसआरसीपी और बीजेडी हमेशा सरकार के, खास करके बीजेपी के सपोर्ट में रही है। और किसी से बात हो रही थी मेरी, उनका ये कहना था कि एक बड़ा रीज़न जिसकी वजह से कांग्रेस ने अपना वीपी कैंडिडेट दिया, चलिए आइडियोलॉजिकल लड़ाई तो अलग है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस तरह की जो पार्टीज़ हैं, वाईएसआरसीपी हो गई या फिर बीजेडी हो गई, कम से कम खुले मंच पे एक बार एक्सपोज किया जाए कि भाई वो आज की तारीख में सरकार के साथ खड़े हैं या विपक्ष में खड़े हैं। तो कम से कम वोटिंग होगी तो साथ उस सबके सामने आ जाएगा कि हाँ भाई आप बीजेपी के साथ में हैं या फिर इंडिया ब्लॉक के साथ में हैं। मंजीत जी, क्या चल रहा है ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में? हाँ, वो ये घटना ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हो रहा है और अभी पिछले हफ्ते जो कर्तव्य भवन पार्ट 3 में गृह मंत्रालय और डीओपीटी और आईबी का दफ्तर शिफ्ट हुआ है, उसको लेकर। तो अभी क्योंकि चर्चा है कि नवरात्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जीक्यूटिव 1 में शिफ्ट होंगे नवरात्र में, लेकिन इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं अभी, क्योंकि कुछ अधिकारी अभी गृह मंत्रालय में बैठ रहे हैं, अभी पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए। लेकिन वहाँ पर क्योंकि मैं खुद गया था 6th फ्लोर पे
5वें फ्लोर पे गृह मंत्री अमित शाह बैठ रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर DOPT मिनिस्टर बैठते हैं, और 6ठा जो फ्लोर है वो IB हेडक्वार्टर के तौर पर रखा गया है। तो वहाँ पर अब चर्चा ये है कि गृह मंत्रालय में अगर आप जाएं नॉर्थ ब्लॉक में तो कम से कम डायरेक्टर लेवल पे सबके अलग अलग कमरे हैं, और ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज के लिए तो सेपरेट रूम होते हैं, बाथरूम वाले। तो आपने एम्फेसिस दिया है ना। नहीं, उसके साथ बाथरूम भी होता है ना, बाकी तो कॉमन बाथरूम में जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ अगर आप जाएं तो पूरे फ्लोर पे, उसमें देखिए बिल्डिंग किस तरह से स्ट्रक्चर की वो भी इंटरेस्टिंग है। मिनिस्टर और सेक्रेटरी का जो केबिन है वो कर्तव्य पथ की तरफ उसका मुंह है, मतलब आप अगर अपने रूम में बैठे तो आपको कर्तव्य पथ नज़र आएगा। जो बाकी अधिकारी हैं उनके लिए एक तरफ अगर वो उनका है वो जनपद की तरफ देखेंगे या फिर राजेंद्र प्रसाद रोड की तरफ देखेंगे, क्योंकि बिल्डिंग जो है कर्तव्य पथ 3 वो 3 जगह से घिरी हुई है। उसमें अभी 3 कर्तव्य पथ 3 पहले तैयार हो गए, तो इसलिए कर्तव्य पथ 3 में होम मिनिस्ट्री चलेगी। अभी कर्तव्य पथ 2 तैयार होगी, उसमें विदेश मंत्रालय जाएगा, और कर्तव्य पथ 1 में जाएगा रक्षा मंत्रालय। अच्छा। और एग्जीक्यूटिव 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय और NSA ऑफिस बनेगा, जो सितंबर में जाना। तो मैं इसकी कर्तव्य पथ 3 की बात कर रहा था। तो जो डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, जो जिनका रोज काम होता है, लोगों से वास्ता पड़ता है फाइल का, वो इस बात से नाराज हैं कि वहाँ पे रूम नहीं है। एक पूरे जैसे हमारा न्यूज़ रूम में क्यूबिक बने होते हैं अलग अलग, ऐसे क्यूबिक हैं, तो उसमें आप शायद उस तरह की डील नहीं कर पाते हैं, फाइल का मूवमेंट आप नहीं कर पाते, नजरों में रहते हैं, क्योंकि एक ही हॉल है, सेक्रेटरी भी आपको देख सकता है। तो वहाँ पे कई अधिकारियों ने विरोध किया इसका। तो मुझे किसी ने बताया, सीनियर अफसर ने, कि जिन्होंने विरोध किया उनको अमित शाह जी ने सीधा अंडमान भेज दिया, या उनको बोला कि आप अरुणाचल चले जाइए, कोई छूट नहीं है आपके लिए, कोई रियायत नहीं है, जो काम करना है तो यहीं इसी नए सिस्टम में काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा हाईटेक सिस्टम बनाया गया है, फुल प्रूफ है। उसमें आप तमाम सुविधाएं देखें, चाहे नेचुरल लाइट की बात कीजिए, और एंट्री आउट की बात कीजिए, मतलब वर्क फ्रेंडली इक्विपमेंट हैं, सिस्टम्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो पुराने ढर्रे पे साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में काम करने के आदि अधिकारी हैं, उसमें से कई लोगों को बेचारों को ट्रांसपेरेंसी झेलना पड़ेगा। कई और मंत्रालय भी शिफ्ट हुए, पेट्रोलियम, शहरी विकास, कई मंत्रालय बहुत, अब तो शिफ्टिंग चल ही रही है ना, चल ही रही है। एक ना जो हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे अभी, इसमें महुआ मोइत्रा का एक वीडियो बहुत वायरल हो गया। सब कह रहे नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ भाई। बस वाला जो है, बस वाला पत्रकार बस के बाहर थे, ये लोग सब बस के अंदर बैठे हुए थे। उस दिन भीषण गर्मी थी, मतलब इस पूरे सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रही है। अब वो बस जो है खचाखच भरी हुई है, विंडोज़ ही आप खोल सकते हो, वो अंदर बहुत भभकने वाली गर्मी। सब रिपोर्टर्स बाहर खड़े हैं, मैं भी बाहर खड़ी हूँ। कोशिश आप करते हो ना, थोड़ा सेल्फी स्टिक किया हमारे पास तो कुछ वीडियोज़ बन जाएँ। राहुल गांधी खिड़की के पास बैठे, स्मार्ट काम किया उन्होंने, तो उनको हवा आ रही थी। जो लोग अंदर खड़े थे, इमरान प्रतापगढ़ी, अरविंद सावंत, महुआ मोइत्रा, इनको गर्मी लग रही थी। महुआ ने ऐसे इशारों में मुझसे पानी मांगा। पानी हमारे रिपोर्टर्स के पास कहाँ होगा? तो पीछे जो पुलिस की पिकेट थी, वहाँ पे मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि आपके पास पानी है? तो अंदर से कहीं वो एक बॉटल लेके आया। वो मैं भागी, अब थोड़ी बस आगे चलने लग गई थी, मैं थोड़ा सा भागी, मैंने बॉटल पकड़ाई, तो वहाँ राहुल गांधी को मतलब वो बॉटल दी गई, क्योंकि वो विंडो पे बैठे थे। राहुल गांधी ने पास कर दी महुआ मोइत्रा को। अब मैं देख रही हूँ बाहर से, विजुअल भी बना रही हूँ कि महुआ ने बॉटल खोली, एक घूंट पानी पिया, उस बॉटल को बंद किया, और मेरे आंखों के देखते देखते सामने महुआ ऐसे हिली, और महुआ मतलब हाँ, मैं देख रही हूँ, मुझे मतलब फिर अचानक से ही आवाज़ आने लगी, महुआ फेंटेड, महुआ फेंटेड। राहुल गांधी एकदम स्प्रंग ऑन हिज फीट, पीछे इमरान प्रतापगढ़ी खड़े हैं, अरविंद सावंत वगैरह खड़े हैं। तो उन लोगों ने महुआ को मतलब गिरने से रोका और वहाँ सीट के ऊपर बैठा दिया। उनके 2 सीट आगे बैठी थी डिम्पल यादव। अब डिम्पल यादव भी ऐसे पलट के देख रही हैं, सब देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया। अब बस वाले को ये नहीं समझ आया कि वो बस आगे बढ़ाए कि वो बस पीछे रखे, कि महुआ को बस से उतार दिया जाए। ये वहाँ 5 मिनट तक तो ये कश्मकश ही चलती रही कि मतलब उनको निकाल दिया जाए, कि उनको बैठा दिया जाए। फाइनली जब 5 मिनट के बाद वो थोड़ा ठीक हो गई, और ये सारे विजुअल कैप्चर हुए हैं, वो फुल वायरल वो इसी चक्कर में होगा कि हुआ या नहीं हुआ। तो ये आंखों देखी कई बार आपके सामने ऐसे किस्से हो जाते हैं। और पानी की बोतल मतलब देने के बाद वो कह रही थी कि गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो ये प्रोटेस्ट
भी ऐसा बहुत मजेदार? ये आंख मारना वैसे ही हो गया जैसे एक बार राहुल गांधी ने एक अच्छा भाषण दिया और उसके बाद जो है उन्होंने किसी को अपने ही किसी colleague ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने ही किसी साथी को उन्होंने आंख मार दी और वो कैमरे पे आ गया, जो उनके भाषण से ज्यादा वायरल हो गया। तो ये क्योंकि ये एक नए दौर का ज़माना है, इसमें कैमरे हैं, इसमें सोशल मीडिया है, तो आप जो करते हैं वो कैद हो जाता है। इससे राजनेताओं को भी बचना चाहिए और सबको बचना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है हिमांशु जी कि जो वीपी की लड़ाई है, इनके पास नंबर्स तो नहीं है विपक्ष के पास, दिखाने की लड़ाई ज़्यादा है? देखिए नंबर्स आज नहीं है, ये इंडिया ब्लॉक की बात नहीं है। आप देखिए 2002 का जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था, एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ लक्ष्मी सहगल को उतारा था लेफ्ट पार्टीज ने और कुछ ने, बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिला था, लगभग मुझे लगता है 2 लाख के करीब, क्योंकि राष्ट्रपति के जो वोट्स होते हैं उसमें एमपी की जो वोट की वैल्यू होती है वो 10,000 की होती है, तो वो बहुत ज़्यादा वोट नहीं था। लेकिन दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे 2007 में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था, उन्होंने राष्ट्रपति का कैंडिडेट भैरव सिंह शेखावत को बनाया और उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया। यही 2012 में भारतीय जनता पार्टी, 2007 का एक और चीज़ है, जब प्रतिभा पाटिल चुनाव लड़ी तो शिवसेना ने अपना समर्थन जो है वो प्रतिभा पाटिल को दिया महाराष्ट्र से। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए था कि क्या एनडीए का जो लोग हैं वो उधर जा रहे हैं तो हम चले जाएं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप राजनीति में हैं तो आपको चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कहेंगे अच्छा क्या है क्यों नहीं, भाई सवाल उठेंगे ना। 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए, नहीं हुई वो सक्सेस। उनका ये कहना था कि भाई यूनानिमस डिसीजन हो, आम सहमति बन जाए। तब भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल किया, पीएस सांगमा जो एनसीपी के नेता थे, उनकी बेटी यूपीए सरकार में मंत्री थी, उनको तोड़कर उनकी नई पार्टी बनवाई एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। आपके पास तो वो भी नहीं था मतलब कि कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए, उपराष्ट्रपति का भी आपने चुनाव लड़ा। ये ऐसा नहीं, ये मैसेज है कि भाई एक आम सहमति बननी चाहिए, बननी तो चाहिए लेकिन बनती कब है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसकी की? 2012 में तो शिवसेना छोड़िए, प्रणब मुखर्जी के नाम पर जेडीयू भी साथ छोड़ गया था और उन्होंने भी प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। तो ये कोई वो नहीं है चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 2009 में उनके पास 116 सांसद थे और 5-6 राज्यों में सरकार थी। उनको लगा कि भाई अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैसेज किया जाएगा। सांकेतिक तौर पर आपको अपना विरोध दर्ज कराना है, अपने कार्यकर्ताओं को बताना है कि हम लड़ाई से भाग नहीं रहे हैं। वो कोई भी अपोजिशन में होगा उसको ये करना ही चाहिए। आम सहमति मुझे बता दीजिए कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में कभी बनी हो? कभी नहीं बनी। तो ये अब नैरेटिव बिल्ड है कि भाई लोकतंत्र में आम सहमति बननी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, नंबर्स नहीं है या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ममता बनर्जी 2022 में उन्होंने जगदीप धनखड़ का समर्थन के लिए एब्सटेन किया और राष्ट्रपति के चुनाव में यशवंत सिन्हा उन्हीं के पार्टी के नेता थे और वो उम्मीदवार थे। तो ये एक सोच है कि चुनाव लड़ना है, अब हारे या जीते। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2010 में हम सब मंजीत भी संसद में रहते थे, सब लोग। लालू यादव से पूछा गया भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटें? तो उन्होंने कहा चुनाव जीत रहे हैं, पूरी बहुमत से आएंगे और उनकी सीटें आई 24। तो किसी एक रिपोर्टर ने कहा जी आप तो कहते कि चुनाव जीते। उन्होंने कहा क्या चुनाव नतीजे आने से पहले कह दूं क्या हार रहे हैं? कैसे कह दूं भाई, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। हार और जीत वो नतीजों के बाद, नतीजों से तय होगी ना। मैं कैसे मान लूं कि मैं चुनाव हार रहा हूं नतीजों से पहले? तो ये कोई वो नहीं है। हर आदमी कोशिश कर रहा है नैरेटिव बिल्ड करने के। उन्होंने तमिलनाडु से अगर किसी ने कैंडिडेट दिया कि डीएमके के लिए मुश्किल हो जाए, तो यहां से ये हुआ कि टीडीपी या वाईएसआर को एक्सपोज कर दीजिए। बिल्ड करने की कोशिश है। अब क्या नतीजे आएंगे वो सबको पता है, नंबर्स कहाँ है, किसके पास है। चुनाव कोई कैसे छोड़ दे ये बड़ा मुश्किल है कहना। मुझे लगता है ये एपिसोड की बातचीत हमारी ख़त्म हो चुकी है। आप लोग हमें बहुत प्यार देते हैं, प्लीज़ वो प्यार जो है उसको बरकरार रखिए। लेकिन उससे पहले बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें बहुत कुछ भेजते रहते हैं, उसको पढ़ना थोड़ा सा
ज़रूरी और अच्छा भी लगता है हम लोगों को। गगन शर्मा 2195 वो हमें इस समय लिख रहे हैं, इन फ्यूचर न्यूज़ टीवी चैनल्स चलें या ना चलें, लेकिन आप लोगों का ये प्रोग्राम हिट रहेगा। आप लोग देखते रहिएगा कि ये प्रोग्राम किस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। गगन जी थैंक यू वेरी मच। प्रदीप कुमार जी उन्होंने लिखा है, वंशावली वाला पॉइंट बढ़िया है, इसको बताना चाहिए कि ये क्या हर बार पॉसिबल है या नहीं। कम से कम ये तो बताइए कि पॉसिबल है या नहीं। वंशावली पे हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं हिमांशु जी, दोनों तरफ, क्योंकि ये आरोप लगाए जाते हैं, वो इन पे उंगली उठाते हैं, वो उन पे उंगली उठाते हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। लखराज गुर्जर हैं, आप राजस्थान से लग रहे हैं हमें। सचिन पायलट के ऊपर एक एपिसोड लाओ, आप लोग ज़रूर लाएंगे। अशोक सोनी है 1643, बहुत अच्छा चर्चा करते हैं, इस पर सच्चाई है, इस पर सच्चाई बतानी चाहिए आप लोगों को। ज़रूर अशोक जी, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जो है जितनी ज़्यादा बातें आपके सामने ला सकें, सच्ची बातें, वो हम लाएं। ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपने कमेंट्स हमें प्लीज़ दीजिए। अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं हम जिनके बारे में बात करें, तो हम उनके बारे में बातचीत ज़रूर करेंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब करें आज तक रेडियो को, पूरा यूट्यूब चैनल, हम उसका लिंक सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालते रहेंगे। आप हमें अब स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। Reporters of